लखनऊ वालों को ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि अगर एमआई के खिलाफ आप पहले ही बैटिंग में 200 खा जाओगे तो फिर विन तो छोड़ ही दो, आपको लन ही मिलेगा ना। ठीक उसी तरीके से जैसे केएल भाई को ये बात तुरंत ही समझ में आ गई कि भैया अगर कोहली के घर में जाकर उनको ललकारोगे तो फिर आपके किले में किंग कोहली तो आएंगे ही ना। मैच के बाद तो केएल भाई भी कह रहे होंगे, पता है साला हम मैच कहाँ हारे, आज तो बस फॉर्मेलिटी थी, मैच तो हम उसी दिन हार गए थे। क्योंकि एक पल को आप एमआई को देखकर ये बात कह सकते हो कि चलो उन्होंने 200 प्लस बनाया, फिर हम श्योर हुए कि एमआई ही ये मुकाबला जीतेगा, क्योंकि भाई 200 प्लस डिफेंड करते हुए आज तक कभी हारा ही नहीं है। पर भाई आरसीबी के लिए तो मैं उसी दिन श्योर हो गया था जिस दिन वो कंतारा वाला सेलिब्रेशन केएल भाई ने चन्ना स्वामी पर किया था, क्योंकि मेरी जान आरसीबी का खून खौलाने के लिए आंकड़ों की नहीं लफड़ों की जरूरत पड़ती है, और वो काम केएल भाई ने कर दिया था। अब इसके बाद विराट भाई को तो बदला लेना ही था, और तुम्हें तो पता ही है ये वो आरसीबी तो है नहीं जो लिबिर लिबिर करे, ये उधार किसी से ले नहीं रही है और जिससे ले रही है सूद समेत लौटा रही है। फिर चाहे पहले पंजाब को देख लो और अब दिल्ली को, उन दोनों से अपने घर पर हारे और दोनों को उनके ही घर में जाकर हरा दिया। रिवेंज सब। तो कैसे दिल्ली में घुसकर दिल्ली के लौंडे ने लिया है दिल्ली से ही बदला, और क्यों एमआई से अब नहीं लेना चाहती कोई भी टीम पंगा, चलिए देखते हैं आज की वीडियो। दोपहर के मुकाबले में दो ऐसी टीमें आमने सामने थी जिनका ग्राफ इस वक्त एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लखनऊ भैया पता नहीं कहां जा रहा है और वहीं पर मुंबई मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल में जा रहा है। कहते हैं कि एक अकेला बंदा मैच नहीं जिता सकता, शायद सही कहते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि एक अकेला बंदा पूरी टीम को जरूर डुबा सकता है। क्यों पंत भाई, सही कह रहा हूं ना। जब लखनऊ अपने सारे मुकाबले जीत भी रही थी तब भी ये बात मैं आपसे कह रहा था कि विन आ तो रही है, पर कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, हमें पता नहीं। कन्विंसिंग विन हमें कभी देखने को मिली नहीं लखनऊ से, और जब एक बार वो जो लक का फैक्टर था वो थोड़ा सा इक्वेशन से बाहर गया तो ये टीम एक्सपोज हो रही है। सच्चाई ये है कि आपका कैप्टन पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है और आपकी टीम में भी कोई खास ज्यादा मैच विनर्स नजर आ नहीं रहे हैं। आप अपने टॉप 2 टॉप 3 पे रिलायबल रहते हो, और अगर उनकी बल्लेबाजी नहीं चलती है तो फिर आपका बेड़ा गर्क होता है। खैर, इस मैच में टॉस जीता लखनऊ ने और बोला कि हम चेस करेंगे, और मैदान में बैठे हर एक बच्चे को यह बात पता थी कि भैया अगर लखनऊ को चेस करना है तो किसी न किसी कीमत पर मुंबई को 200 के नीचे रोकना होगा, क्योंकि अगर 200 के ऊपर मुंबई रन बना लेती है तो तुम्हें भी पता है कि फिर उनके मैचेस हारने के उतने ही चांसेस होते हैं जितना ऋषभ पंत का इस पूरे आईपीएल में कंट्रीब्यूशन का है, 0%। अब लखनऊ वाले चाहते तो थे कि 200 के नीचे रोको, पर भैया एमआई वाले कहते हैं ऐसे कैसे रोको, ठोको भाई ठोको। तो सारे मिलकर ठुकाई करने लगते हैं, जिसमें रोहित भाई के भी 2 छक्कों का तगड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। अब तुम्हें तो पता है रोहित भाई आमतौर पर एक अच्छी पारी खेलते हैं, वैसे भी लगातार 2 खेल दी थी तो उनका ज्यादा हो ही रहा था, तो इस मैच में तो फ्लॉप होना बनता था। वैसे भी एमआई की टीम है भाई, इतने प्लेयर्स है ना, इतने रन बना देंगे, इतने रन बना देंगे कि तुमने सोची ना होगी। अब रोहित भाई भले आउट हो गए, उसके बाद आते हैं रिकल्टन भाई और जड़ देते हैं सीजन का दूसरा 50, और उसके बाद आते हैं इस टीम के फिक्स डिपॉजिट यानी कि सूर्य कुमार यादव। देखो भैया, कोई रिटर्न दे या ना दे, ये बंदा हर मैच में देता है। इस पूरे सीजन में एक भी मुकाबला ऐसा गया नहीं है जिसमें 20 से कम स्कोर इस बंदे ने बनाए हो, और एक भी मुकाबला ऐसा नहीं गया है जिसमें इस बंदे ने क्रेजी शॉट न लगाए हों। इस मुकाबले में भी एक ऐसा शॉट लगाते हैं जिसको देखकर खुद हार्दिक भाई कहते हैं कि अबे साले क्या कर रहा है भाई तू। इस बंदे ने लिटरली बैठ कर पुल शॉट लगा दिया, मतलब घुटने पे बैठ के कौन लगाता है भाई। इस मैच में भी भाऊ ने जड़ दिया 50 और 4000 रन बनाने की लिस्ट में फास्टेस्ट इंडियन के तौर पर टॉप पर आ गए। उसके बाद तिलक भाई ने एक बार फिर से लखनऊ की अपनी पुरानी वाली पारी का हमें फ्लैशबैक दिखाया, एमआई के फैंस को टेरर दिखाया। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे नमन और कॉर्विन बॉश भाई। अब बॉश भाई सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे, पर भैया जड़ दिया 200 के स्ट्राइक रेट से, और दोनों ने मिलकर मैच को फिनिश किया और उस मैजिकल नंबर तक एमआई को लेकर गए जहां से हार तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। और मुझे एमआई की सबसे अच्छी बात यह लगी कि भैया किसी भी गेंदबाज के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सारे लखनऊ के गेंदबाजों को बराबर तरीके से पीटा है, सबकी इकॉनमी 10 के ऊपर ही रखी। इनफैक्ट मयंक भाई जो सीजन का अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, अपनी एक्सप्रेस पेस के साथ आते हैं, 2 विकेट भी लेकर जाते हैं, लेकिन हाँ जब सामने ऐसे बल्लेबाज हो तो कह ही देते हैं अच्छी पेस है मयंक भाई, अब जाओ बाउंड्री से गेंद उठा कर लो। अब वैसे तो लखनऊ वालों को इस चेस में कोई खास उम्मीद होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर कोई उम्मीद थी तो आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से ही थी, क्योंकि उसके बाद पंत और मिलर भाई आते हैं और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस सीजन तो तुमने देखा ही है। लेकिन फिर सामने से बोल्ट और बुमराह भाई आ गए, और यही तो बात है ना एमआई की कि भैया किससे बचोगे, हर एक बंदा तो इस टीम में मैच विनर है। अब बोल्ट और बुमराह भाई ने ओपनर्स को उड़ा दिया, और पूरन भाई को तो पार्ट टाइमर जैक्स भाई ने संभाल लिया, और पंत भाई तो तुम्हें पता ही है कि फ्री गिफ्ट में ही आते हैं। भाइयों, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं जो मैंने कल की वीडियो में मैक्सवेल भाई को आईपीएल का सबसे बड़ा फ्रॉड बता दिया। देखो यार, मैं बालक हूं और मेरे अंदर कहां ही इतनी क्रिकेट की समझ कि मैं पंत भाई की शक्तियों को समझ पाऊं। मैं उनकी शक्तियों से अनजान ही था, इसी वजह से मुझसे ये चूक हो गई। देखा जाए तो गोयनका साहब के ऊपर वैसे बड़ा मीम बनता है कि बॉस ऐसा कठोर हो तो कौन ही काम करेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय ऐसा कामचोर हो तो फिर तो बॉस का कठोर बनना जायज भी है भाई। और अब जब बचने के लिए पंत भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो फाइनली केएल भाई ने उनकी मदद की। ऐसी नॉक खेली कि जिसको देखकर पंत भाई भी गोयनका साहब से कह रहे थे कि अरे हाँ छोड़ो यार, मेरा छोड़ो, उसका देखो देखो उसने भी तो खराब खेला ना,
थोड़ा तो दुख आपका इससे कम होगा। एनीवे यार, इसके बाद बदोनी भाई ने कोशिश की, पर इतने बड़े चेज में आपको पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, जो कि इस टीम की कभी नजर आई नहीं। और कन्विंसिंगली मुकाबला मुंबई ने 54 रनों से जीत लिया और ये मुंबई की लगातार 5वीं जीत है। और आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल हिस्ट्री में जब लगातार एमआई 5 या फिर उससे ज्यादा मुकाबले जीती है, ऐसे 6 बार मौके आए हैं और उन 6 में से 4 बार चैंपियन बनी है मुंबई और 1 बार आपको फाइनल्स के रनर अप में नजर आए हैं। तो क्या भैया इस बार भी फिनाले में जा रहे हैं या फिर ट्रॉफी आ रही है? और बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एमआई अपने फुल पोटेंशियल पर खेल रही है तो हर एक टीम इस टीम से डरेगी अब खेलते हुए, क्योंकि भैया ये ना रुक रहे, ये आलिए रे आलिए भैया, बेटा भग मत जाइए। खैर असली सिनेमा तो इसके बाद आना था, क्योंकि मुकाबला है दिल्ली आरसीबी और ये दिल्ली के घर में है। अब लास्ट टाइम केएल भाई ने जो किया था उसको देखकर विराट भाई कह रहे थे कि अरे यार मस्त है, अपन को भी करना है। अब ये करना था तो विराट भाई से लोगों ने बोल दिया कि भाई ये करने के लिए तो दिल्ली में जाकर कोटला के किले को जीतना पड़ेगा। तो विराट भाई ने भी कहा अबे जीत लेंगे और उसी के साथ साथ इंग्लैंड सीरीज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर ये जोक तो मारना था। अब टॉस जीता आरसीबी ने और चेस करने का फैसला किया। सही फैसला था, क्योंकि भैया लास्ट में वो विनिंग शॉट खेल के सेलिब्रेशन भी तो करना था। अब दिल्ली के लिए पोरेल भाई ने तो फोड़ने वाली शुरुआत की, लेकिन ईशान किशन की तरह हमारे फाफ भाई भी आरसीबी से अपनी लॉयल्टी नहीं भूले। पर आरसीबी के गेंदबाज जरूर भूल गए, उनकी भी विकेट ले ली। उसको देखकर फाफ भाई जरूर कह रहे थे कि अबे हरामखोरो, मैं तो तुम्हारी टीम से ही खेल रहा था, मुझे तो खेलने देते। अब करुण भाई इस मैच में जल्दी आउट हो गए और कहते हैं कि भाई देखो छोटी टीम के खिलाफ मैं रन नहीं बनाता। पर करुण भाई को भी क्या पता था कि यही छोटी टीम इनको टॉप 2 से बाहर फेंकने का कारण बनेगी। अब इसके बाद एक बार फिर से सबकी निगाहें होती हैं दिल्ली के लास्ट मैच के हीरो केएल भाई पर। लेकिन इसी बीच कप्तान अक्षर भाई आते हैं और कहते हैं कि देखो मैं ना गली क्रिकेट की कप्तानी में बहुत बिलीव करता हूं। अगर मैं कप्तान हूं तो पहले बैटिंग भी मेरी, पहले बॉलिंग भी मेरी। और मुझे लगता है कि यहीं से दिल्ली का डहना शुरू होता है। दिल्ली के पास ऑलरेडी स्टब्स, आशुतोष और विपराज जैसे खिलाड़ी डगआउट में अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी अक्षर ऊपर आते हैं। मैं समझ सकता हूं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और पिछले मैचेस में अच्छा करके भी आ रहे थे, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन उन्हें शायद ये बात समझ में नहीं आई कि सामने वाले गेंदबाजों के पास और ज्यादा कॉन्फिडेंस और थोड़े से आंकड़े भी थे। उनको भी पता था कि भैया स्पिन के खिलाफ आप बजाते हो, पर पेसर्स के खिलाफ इस आईपीएल में बस एक ही छक्का आप अभी तक लगा पाए हो। अब ये आंकड़ा जैसे ही आरसीबी के गेंदबाजों को मिला, उन्होंने लगातार अक्षर के अगेंस्ट पेसर्स ही लगाए और भैया अंत परंत वो एक फ्लॉप पारी खेलकर आउट हो गए। और इसके बाद केएल भाई के भी आउट होने के बाद दिल्ली की होप खत्म ही हो जाती है, जब दिल्ली ऑलमोस्ट 120 पर 6 थी लगभग 17 ओवर में। लेकिन इसके बाद आती है कहानी में ट्विस्ट। वही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम आते हैं और आखिरी के 4 ओवर्स में जमकर रन्स बटोरते हैं। पर याद रखना कि उनके इस अटैक के दौरान भी भुवी भाई ने 2 ओवर डाले और मात्र 8 रन देकर 3 विकेटें चटकाई। और इनफैक्ट इसी के साथ अब भुवी भाई आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस इस साल कितनी बेटर हुई है, ये आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पिछले सीजन हैदराबाद के लिए उन्होंने पूरे सीजन जितनी विकेटें ली थी उतना अभी तक ऑलरेडी ले चुके हैं और अभी कितने मुकाबले बाकी हैं। एनीवे 162 का टोटल, इतना टोटल तो जरूर था इस थोड़ी सी स्टिकी पिच पर कि भैया फाइट हो सके, क्योंकि अब सामने से फिल सॉल्ट ओपन भी नहीं करने वाले थे आरसीबी के लिए, तो मामला थोड़ा सा तो फंसता। अब ओपन करने के लिए विराट कोहली के साथ नए पार्टनर जैकब बैथल आते हैं और भैया आईपीएल के अपने पहले ही मुकाबले में स्टार्क को गली क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह पेल दिया और मेरी प्रेडिक्शन सही करा दी कि स्टार्क इस मुकाबले में फ्लॉप रहेंगे। पर फिर आता है एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट। अक्षर भाई जो कि कप्तान है, तुम्हें पता है सब कुछ उन्हें पहले चाहिए, तो वो बॉलिंग भी पहले लेकर आ जाते हैं। अब वैसे तो बड़े मैचअप्स होते हैं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं कराना, ये है वो है, निपोरा है। भाई बंदा आता है और सारे मैचअप्स की मां की आंख 1 ओवर में ले लेता है 2 विकेटें। फिर उसमें तुम्हें तो पता ही है कि विराट भाई के पार्टनर का रन आउट होना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री तो होता ही है, जिसकी वजह से आरसीबी के 4 ओवर में 26 पर ही 3 आउट हो गए। पीक आरसीबी स्टफ। पर अगेन क्या इसके बावजूद भी आरसीबी फैंस के हौसले पस्त हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबको पता था कि जब तक विव रिचर्ड्स की परछाई वाला क्रिकेट के एक सुनहरे सपने की तरह इस प्लेनेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी कृणाल पांड्या हमारे लिए मौजूद है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये बंदा अलग है यार भाई, ये बंदे का कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल है ही। और जब ये चलते हैं ना तो गेंदबाजी करते हैं शेन वॉर्न जैसी और बैटिंग करते हैं विव रिचर्ड जैसी। भाई जहां पर एक बार फिर से सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि चेज मास्टर इस चेज को पूरा करेंगे और इनफैक्ट कमेंटेटर्स तक ये कह रहे थे कि अगर इस मैच को विराट ने जिता दिया तो भाई साहब क्या क्रेजी ही कर जाएंगे। बीच में भैया कृणाल पांड्या आउट ऑफ सिलेबस आ गए और ऐसा गियर चेंज किया कि सामने वाले गेंदबाजों को तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। और इनफैक्ट कृणाल भाई ने साल 2016 के बाद आईपीएल का पहला अपना हाफ सेंचुरी लगाया और 73 नॉट आउट की पारी और 1 विकेट के बदौलत मैन ऑफ द मैच बने ही और मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस देकर आरसीबी को अंत में आसानी से ये मुकाबला जितवा दिया। और जो लोग कोहली भाई की इनिंग को इसके बाद स्लो बोल रहे हैं, देखो भाई मैं इस बात को डिफेंड नहीं करने वाला क्योंकि कोई लॉजिक यहाँ पर ज्यादा है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपको मुकाबला जीतना रहता है और वो काम आरसीबी ने किया। अगर आप उसे स्लो इनिंग कहते हो तो हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ कि मे बी स्लो इनिंग थी, पर भाई जब सामने से साक्षात विव रिचर्ड भाई की आत्मा आ गई है कृणाल भाई में, तो बंदा क्या करे। अब विराट भाई एक्सेलरेट करते पर मौका भी तो मिले।
हाँ, अकेले कृणाल भाई ने ही सब संभाल लिया। वो विराट भाई जब एक्सीलरेट करने गए तो हाँ चलो एक बाउंड्री लगाने की कोशिश थी, विकेट गिर गया, ठीक है भाई चलता है, पर भाई गेम सेंस भी कोई चीज़ होती है। उन्हें भी पता था कि अगर अंत तक वो खड़े रहे तो मुकाबला तो वैसे भी जिताकर जाने ही वाले हैं, लेकिन भाई जब उसके पहले ही दूसरे खिलाड़ी आके सब कुछ संभाल लिए तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उनकी ज़रूरत पड़ती है खड़े रहने की। हमने हमेशा ये देखा है कि जब उनका खड़ा होता है और वो लंबा खड़ा होता है ना, तो मुकाबला हमेशा आरसीबी जीतती है। स्टैट्स यही कहते हैं कि कोहली जब जब 25 के ऊपर बना रहे हैं आरसीबी हर मुकाबला जीत रही है, और जब उनकी विकेट पहले गिरती है आरसीबी मुकाबले हार रही है। आरसीबी की घर के बाहर एक और जीत आ गई, विराट भाई के पास ऑरेंज कैप आ गई, पर्पल कैप हेजलवुड ने ले लिया। और भाई विराट भाई के बारे में तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि यार एडमिरेशन आप जिस लेवल का कर सकते हो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा पहले अपने सीनियर से कंपीट करता था, फिर अपने सेम लेवल के खिलाड़ियों से कंपीट कर रहा था, और अब यंगस्टर से कंपीट कर रहा है, लेकिन हर बार आगे यही निकलते हैं। हाँ, पर देखा जाए कि ये लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि इसको देखकर सीएसके वाले भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन गया ना तो। हाँ, मतलब एक तरफ जहां पर सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल है, वहीं पर आरसीबी और एमआई आपको टॉप 4 में नजर आ रहे हैं। सीएसके वाले भी कह रहे हैं ये सब साला क्या देखना पड़ रहा है बे। खैर, देखना तो ये है कि क्या राजस्थान आज अपनी इज्जत बचा पाएगी या फिर पहली ऐसी टीम बनेगी जो ऑफिशियली एलिमिनेट होंगे आईपीएल प्लेऑफ्स के रेस से। मुकाबला है राजस्थान बनाम गुजरात, और ये मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान में, जो कि राजस्थान के लिए कुछ खास ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गुजरात ने हर बार आकर राजस्थान में इनको हराया है। और इस वक्त जिस तरीके की फॉर्म चल रही है, तुम मान सकते हो कि एक और हार क्या पता देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों, राजस्थान के लिए अगर आप देखेंगे तो इस सीजन सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप या फिर बेस्ट रन रेट से किसी ने स्कोर किया है तो वो राजस्थान के ही खिलाड़ी हैं। शायद ये बताता है कि आपके ओपनर्स भले कितना भी अच्छा करें, पर मैच फिनिश होने चाहिए, और राजस्थान ने उस चीज़ को करने में भारी नाकामयाबी हासिल की है। वहीं पर अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात सेकंड बेस्ट टीम है जो ओपनर्स के साथ बेहतर कर रही है, लेकिन इनके जो मैचेस फिनिश हो रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस मैच में, लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं जनरली, मतलब गेंदबाजी और बैटर्स दोनों को मदद है। लो स्कोरिंग तो नहीं कहूँगा, 160-170 बन रहे हैं, और फिर ट्रिकी सरफेस कहीं ना कहीं रहती है जहां पर दोनों टीमों के बीच एक कड़ी फाइट देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर गुजरात इस मुकाबले में चेस करेगी, दे आर श्योरली गोइंग टू विन दिस गेम। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मे भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, क्योंकि राजस्थान को भी आप एक एडवांटेज देते हो, पर वो ऐसे भी वो फिनिश तो कर नहीं पा रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि गुजरात का पलड़ा इस मुकाबले में भारी है, एंड गुजरात ये मुकाबला जीतेगी। अब वैसे हमारी प्रेडिक्शन सही जा रही है क्या, ये कंटिन्यू रहने वाली है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।